हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। तो फ्रेंड देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए का जो पेपर थर्ड है, यूरोप का इतिहास। मतलब कि जो मध्यकालीन इतिहास जो भी लिया है एमए में, उनमें देखिए ये पेपर थर्ड है, यूरोप का इतिहास। तो यूरोप के इतिहास में हम लोग पुनर्जागरण चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पुनर्जागरण को देखिए इंग्लिश में कहते हैं रेनेसांस इन यूरोप। तो इसका देखिए जो मीन है, मतलब जो पुनर्जागरण है, इसका अर्थ होता है फिर से जागना। ओके, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर है कि इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चेतना आई। ओके, अब इसके देखिए विभिन्न इतिहासकारों की दृष्टि में पुनर्जागरण को देख लेते हैं। तो देखिए जो लॉर्ड एक्टन थे, तो लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि नई दुनिया के प्रकाश में आने के उपरांत प्राचीन सभ्यता की पुनः खोज मध्य युग के इतिहास को अंत करने वाली तथा आधुनिक युग के आरंभ को सूचित करने वाली दूसरी सीमा का प्रतीक है। पुनर्जागरण यूनानी साहित्य के पुनः अध्ययन एवं उससे उत्पन्न परिणामों को सूचित करता है। ओके, अगर आपके एग्जाम में विभिन्न इतिहासकारों की दृष्टि से पुनर्जागरण पूछता है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है सिमोंड के आधार पर। तो देखिए सिमोंड कहते हैं कि रेनेसां एक ऐसा आंदोलन है जिसके फलस्वरूप पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर वर्तमान युग के विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। ओके, और यहाँ पे है चैनलून। तो इन्होंने देखिए कहा है कि रेनेसां मतलब कि जो पुनर्जागरण है, राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन न होकर मानस की एक विशिष्ट स्थिति को उजागर करता है। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए आगे यहाँ पे है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक विश्व की शुरुआत पुनर्जागरण से मानी जाती है। और देखिए पुनर्जागरण का अभिप्राय उन समस्त परिवर्तनों से है जो मध्य युग से आधुनिक युग के बीच पश्चिमी यूरोप में हुए थे। अर्थात देखें तो सामंतवाद की अवनति, प्राचीन साहित्यों का अध्ययन, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ, गतिशील अक्षरों, बारूद एवं कुतुबनुमा का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों की खोज, प्रारंभिक पूंजीवाद का विकास एवं अमेरिका की खोज आदि से है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पुनर्जागरण के कारण को देख लेते हैं। तो देखिए पुनर्जागरण के बहुत सारे कारण थे। तो इसमें देखिए पहला है कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ओके, सामान्यतः तुर्कों के हाथों कुस्तुतुनिया की पराजय को पुनर्जागरण का पृष्ठाधार माना जाता है। कुस्तुतुनिया विद्वानों एवं प्राचीन विद्या के जानकार लोगों का केंद्र था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इसके पतन के परिणाम स्वरूप बहुत सारे यूनानी विद्वान जो कुस्तुतुनिया में रहते थे, वे शरणार्थी बनकर इटली पहुँचे और अपने साथ बहुमूल्य यूनानी साहित्य भी लेते गए, जो साहित्य यूरोप से लुप्त हो चुके थे। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और उदाहरण के आधार पर देखें तो कार्डिनल बेसारिओन ने 800 पांडुलिपियों के साथ इटली पहुंचा। इन विद्वानों को इटली के नगरों तथा फ्लोरेंस, वेनिस एवं रोम में एक अनुकूल वातावरण मिला। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो दिखेगा ही। आप लोग जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चंस रहता है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि इटली में यूनानी साहित्य 14वीं शताब्दी के अंत से ही लोकप्रिय होने लगा था। इटालियन नवप्लेटोवादियों के आमंत्रण पर मार्सेल ट्राइसोलरेस जैसे वाइजेटियाई विद्वानों ने रोम तथा फ्लोरेंस में अपने भाषण दिए तथा लोगों को मोहित किया। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। यूरोप में पुनर्जागरण तथा भौतिक जीवन सुधार तथा मुद्रा का प्रसार, बाजार का विस्तार, चारों ओर आशा की भावना के साथ साथ अस्तित्व में आए गिरजाघरों का निर्माण इटली में सहसा पूंजीवादी उद्यमों से प्रारंभ होने से ही संभव हुआ। यदि अर्थतंत्र ने सामंती व्यवस्था पर चोट नहीं किया होता तो यूरोप के वाणिज्यवादी गतिविधियों ने ठोस बुजुर्गा वर्ग को जन्म न दिया होता, तो संभवतः पुनर्जागरण की शुरुआत को रोका जा सकता था।
ओके। अब यहाँ पे है सामंती प्रथा। तो देखिए मध्य युग में सामंती प्रथा के कारण किसानों, व्यापारियों, कलाकारों तथा साधारण जनता को स्वतंत्र चिंतन का अवसर नहीं था। सामंती युद्धों के चलते वातावरण सदैव विषाक्त बना रहता था, किंतु इस प्रथा के नष्ट होने से जनजीवन संतुलित हो गया और शांतिपूर्ण वातावरण में लोग साहित्य, कला, व्यापार की प्रगति की ओर ध्यान देने लगे। आगे देखिए यहाँ पे है कि सामंतवाद के हास से महत्वपूर्ण परिणाम राष्ट्रीय राज्यों का विकास था। लोगों में राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए है धर्म युद्धों का प्रभाव। तो देखिए धर्म युद्धों के कारण यूरोप के निवासियों का संपर्क इस्लामिक सभ्यता से हुआ। वह पूरब और पश्चिम के बीच तथा यूरोप एवं एशिया के बीच हुआ था। धार्मिक युद्धों ने यूरोप के सभी राष्ट्रों के घनिष्ठ संपर्क में आने के लिए प्रेरित हुआ। इन्हीं के परिणाम स्वरूप भूमध्य सागर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनाया। ओके, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट है व्यापारिक संबंध। यूरोप एवं एशिया के मध्य व्यापारिक संबंध भूमध्य सागर के द्वारा सदियों से चलता आ रहा था। 1453 में जब तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर आधिपत्य कायम किया तो भूमध्य सागर का मार्ग अवरुद्ध हो गया। पूरब की चीजें खासकर मसाले और कपड़े यूरोप के घरों के लिए अनिवार्य बन गए थे। रास्ते बंद हो जाने से नए मार्गों की खोज शुरू हुई। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड के निवासियों ने इस दिशा में कार्य किया और उनके प्रयत्नों से अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत जैसे देशों का पता लगाया गया। इससे व्यापारिक, औपनिवेशिक आदि के विस्तार के साथ साथ साहित्य एवं कला का प्रसार हुआ। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो देखिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण यहाँ पे है। तो देखिए इसमें क्या है कि जिन देशों ने अपने उपनिवेश कहीं भी स्थापित किए, उन्होंने अपने देश की संस्कृति को भी वहाँ फैलाया। इसके चलते कालांतर में यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति विश्वव्यापी बन गई और सांस्कृतिक जागरण ने अभूतपूर्व उत्कर्ष प्राप्त की। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए इतिहासकार जो ग्रांट थे उन्होंने ठीक लिखा है कि विश्व का यूरोपीयकरण पुनर्जागरण का सिद्धांत था और उसने अधिकतर नवीन विचारों, साहित्यों एवं संस्कृति को महाद्वीप में उन्नति प्रदान की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए है छापे खाने का आविष्कार। तो देखिए छापे खाने का आविष्कार ने भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण स्थान दिया। लैटिन एवं ग्रीक भाषा के ग्रंथों के विद्वानों ने उस पर भाष्य लिखे। वे छापे खाने के द्वारा ही सर्वसाधारण तक सुगमता से पहुंचाया जा सकता था। छापे खाने के चलने से सर्वसाधारण तक को बाइबिल की पहुंच हो गई। लोगों ने विवेक और तर्क के आधार पर अपने कार्य करना प्रारंभ किए। नवीन भौगोलिक खोजों एवं मध्यम वर्ग के उदय से भी पुनर्जागरण को फलीभूत मदद मिली। अब देखिए इसकी विशेषता को देख लेते हैं, पुनर्जागरण की विशेषता। तो देखिए जो पुनर्जागरण था, पुनर्जागरण की विशेषताओं का अर्थ है कि पुनर्जागरण काल में किन किन क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन एवं विकास हुआ। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है व्यक्तिवाद का विकास। ओके, तो देखिए मानववादी विचारधारा व्यक्तिवादी थी। उन्होंने विनम्रता के गुणों को बताया। वे भौतिकवादी भी थे। उनके जीवन में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं था। उन्होंने जीवन के सुखों को अधिक महत्व दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए धर्म सुधार आंदोलन का उदय। तो देखिए कैथोलिक चर्च में इस तक अनेक दोष उत्पन्न हो चुके थे। पादरियों एवं पोप ने अपने असीमित प्रभाव थी एवं जनता को अपने अधीन बनाए रखने के लिए अनेक झूठ व अनैतिक तरीके अपनाए। यूरोप के सभी देशों में धर्म सुधार की मांग होने लगी। उसी की प्रतिक्रिया में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है कलात्मक विकास। तो देखिए इस काल में कला के सभी रूपों का विकास हुआ, जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला इत्यादि का। अब यहाँ पे देखिए लोक भाषा और राष्ट्रीय भाषा का विकास है। ओके, तो देखिए शासकों ने भी लोक भाषा को प्रोत्साहित किया। अब यहाँ पे है वैज्ञानिक अन्वेषण। तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास पुनर्जागरण का कारण भी था और परिणाम भी। ओके, तो वैज्ञानिक आविष्कारों का होना पुनर्जागरण की विशेषता भी थी और प्रभाव भी था। अब यहाँ पे देखिए साहित्य का विकास है। तो पुनर्जागरण के कारण इटली में साहित्य के क्षेत्र में उन्नति हुई। दांते देखिए इनका काल जो था 1265 से 1321 माना गया है और इटली का उच्च कोटि का साहित्यकार था। और इसकी प्रसिद्ध कृति देखिए डिवाइन कॉमेडी है। पेटार्क देखिए इनका काल था 1340 से 74 तक। एक मानवता साहित्यकार था। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए जो बोकेशियो थे,
बोकेशियो ने अपने कथाओं से इटालियन भाषा साहित्य को समृद्ध किया। उसकी प्रसिद्ध रचना डेकामरेन है। इसी से प्रभावित होकर चासर कैटरबर्टी टेल्स की रचना की। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट है कि फ्रांस के साहित्यिक जगत में पुनर्जागरण का श्रेय फ्रैंको, टेबलेस और मोंते को है। फ्रैंको की रचनाएं देखिए गैरगेंतुओ और पैंतेगरुएल है। इंग्लैंड के थॉमस मूर जो थे 1478 से इनका 1535 तक इनका काल था, एक महान साहित्यकार था। उसकी सबसे श्रेष्ठ कृति देखिए यूटोपिया है। असाधारण अंग्रेजी गद्य का कलाकार था। अब देखिए पुनर्जागरण के परिणाम देख लेते हैं। तो पुनर्जागरण ने साहित्य, कला और विज्ञान ही नहीं बल्कि मनुष्य जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित किया। ऐसी दशाओं में पुनर्जागरण के निम्नलिखित परिणाम हुए।